हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द पार्ट 2 ऑफ सिंगल एंट्री, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने कल, मैंने आपको बताया था कि टॉप 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने टॉप 3 क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए, जिसमें से आरटीपी जैन वाला जो क्वेश्चन है दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे के 2 क्वेश्चंस हम लोग आज देखने जा रहे हैं। ये काफी लेंथी क्वेश्चंस है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब अगर लिख के सॉल्व करेंगे तब तो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करता है, बट एट द सेम टाइम हम लोग थोड़ा जल्दी इसको कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहां पर मैं हाईलाइट करूंगा ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने तो वैसे आप लोगों से पीडीएफ ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ है, सो यू ऑलरेडी हैव द क्वेश्चन एज वेल एज द सॉल्यूशन। ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं ये चाहता हूं कि आप लोग वो सॉल्यूशन को फिलहाल ना देखें, मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, आप वो स्क्रीन में जो भी मैं दिखा रहा हूं उसको देखते हुए चलिए। क्योंकि द पॉइंट इज कि इन 2 क्वेश्चंस में जो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है वो ये रखता है कि सर मुझे कौन से मिसिंग डिटेल्स कौन से अकाउंट से पता चलेंगे। ठीक है, तो दैट मैटर्स अ लॉट, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे उसको हाइड करके रखा हुआ है और वो हम लोग ढूंढ के निकालेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम सोचेंगे कि सर यहां क्या मिसिंग फिगर हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों विद दैट लेट्स क्विकली बिगिन नाउ। आ जाइए। सो हम अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने लिया हुआ है फ्रॉम मॉड्यूल के पेज नंबर 9.26 का इलस्ट्रेशन नंबर 9। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन या ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये कम से कम 10 मार्क के लिए आएगा, 12 या 15 मार्क के लिए भी आ गए तो मैं हैरान नहीं रहूंगा। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं, इसलिए मैं 10 मार्क ही मान के चलता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं सर। तो ये क्या है सर? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो एंड बैलेंस शीट एज डेटेड। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। नाउ दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के केस में मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। देखते ही आपको याद है, अरे ये तो मनोज वाला है, ये तो मुझे आता है ना। तो दैट इज वेरी गुड इफ यू नो इट। लेकिन एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सारे क्वेश्चंस भले आपको कितनी भी अच्छी तरह से आते हो, कम से कम 2 से 3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, देन यू कैन अश्योर कि भाई हम लोग एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो दोस्तों आना चाहिए, दैट इज गुड, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, दैट ऑल्सो मैटर्स। ओके, चलिए तो शुरू किया जाए। देखते सर क्या दिया हुआ है मुझे। तो मुझे यहां पर ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड ऑन 31 मार्च 2022 यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स का दिया हुआ है सुंदरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ओके, सुंदरी एसेट्स दिया हुआ है, इन्वेंट्री इन ट्रेड यानी स्टॉक दिया हुआ है, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। सर ये दोनों कंबाइन करके दिया हुआ है, कैश इन हैंड एंड एट बैंक दोनों मिला के दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रेड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस इज मिसिंग, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन बट ओपनिंग बैलेंस इज मिसिंग। ठीक है सर, देख लेंगे, कोई गल नहीं। उसके बाद डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस इन द ईयर। ओके, तो मुझे यहां पे एक एक करके ये बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द डिटेल्स लेट मी टेल यू वन थिंग। सिंगल एंट्री का गुरु मंत्र याद रखना। व्हाट इज द थिंग इज, आप इसको देखो एज इफ आपके सामने एक ट्रांजैक्शन आ रहा है और आपको उसका जर्नल एंट्री पास करना है। यानी जैसे ही ट्रांजैक्शन देखा, दिमाग में 2 इफेक्ट लाओ, डबल एंट्री उसके दिमाग में लाओ, और उसके बाद ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, क्या इनमें से कहीं पे इसका असर दिखाई देगा या जो वर्किंग नोट मैंने बना के रखा हुआ है वहां कहीं पे आएगा, ये सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, रेडी ऑल ऑफ यू, लेट्स गो फॉर इट देन। तो सर अब मैं यहां पर अगर देखता हूं तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तो तीनों मुझे बनाना ही बनाना है। इसके अलावा मुझे वर्किंग नोट बनाना है। तो सबसे पहला मेरा कैसा शुरुआत हो जाएगा, दिमाग को अपनी तरफ से ट्रेन कर दो कि दिमाग तुझे किस तरह से आगे बढ़ना है ना। दिमाग क्या है, मतलब उसको स्टेप्स बता दो कि भाई तुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो कंफर्टेबल रहता है काफी, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना लेंगे हम, पीएनएल का फॉर्मेट बना लेंगे, दिमाग को ट्रेन करो। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे टू वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में 2 वर्किंग नोट तो कॉमन होते हैं भाई। कौन से? एक तो डेटर्स, दूसरा क्रेडिटर्स। ये होते ही होते हैं हर बार। ओके, अब इसके अलावा कहने से कि सर मुझे यहां ये जो ओपनिंग बैलेंसेस दिख रहे हैं, जरा देखिए वहां पे कैपिटल दिया है क्या? नहीं दिया है, यानी मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 नॉर्मली स्पीकिंग लगभग हर क्वेश्चन में कंसिस्टेंट होता है। लेकिन इसके अलावा सर देखिए कैश इन हैंड एट बैंक, और यहां पे बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। तो सर कैश का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस तो ठीक है, लेकिन कैश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट। तो सर यहां से मुझे ना कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिल सकता है,
इसलिए कैश एंड बैंक अकाउंट कंबाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके अलावा एक मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिख रहा है। अब इसको इनर कॉलम में भी एडजस्ट कर सकते हो आप, ज्यादा अगर एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि इसके लिए भी हम लोग एक अलग से वर्किंग नोट बना ले, ठीक है। बाकी हम लोग जरूरत अनुसार वर्किंग नोट बनाते हुए चलेंगे। तो ये सारे तैयार हो जाने के बाद वी शुड स्टार्ट। तो सर सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर देखूंगा तो क्रेडिटर शुड कम ऑन द लायबिलिटी साइड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन द लायबिलिटी साइड, assets on the Sundari assets on the asset side, inventory in trade also asset side, cash in hand at bank asset side, trade debtors मालूम नहीं सर। तो मैं कैपिटल एकदम से तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, नहीं कर पाएंगे तो क्या, जितना पता है उतना तो लिख लेते हैं, है ना। दोस्तों ये याद रखना, सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस में मुझे कोई एक मिसिंग डेटा दिखा तो उसके बारे में अभी फिलहाल कुछ ना कहा हो, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं मुझे उसके बारे में हिंट पता चलेगा। तो टेंशन नहीं लेना, जितना पता है उतना तो लिखो, आगे का चीज ऑटोमेटिकली मिलता हुआ चलेगा हमें, है ना। चलिए तो देखते हैं। यस सो सर अब अगर मैं देखूं यहां पे मुझे ये मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेता हूं और ये 5 डिटेल्स तो मैं वहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखिए सर यहां पे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोगों ने ये 5 डिटेल्स लिख लिए, क्रेडिटर्स लिख लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख लिया, असेट्स लिख लिया, इन्वेंट्री इन ट्रेड लिख दिया एंड कैश इन हैंड एट बैंक, ये 5 हम लोगों ने लिख लिए, ठीक है। यहां पे वक्त बचाने के लिए आप लोग जल्दी जल्दी यहां पे इस तरह से देख लो, लेकिन प्लीज जैसे ही ये सेशन खत्म हो जाए इन सबको लिख के एक बार आपको अपने दम पे भी प्रैक्टिस करना है। अभी देख लो सिर्फ फिलहाल सिर्फ, ठीक है। यस ये हो गया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सर क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, बनाएंगे ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं ना उनको टिक करते हुए चल रहा हूं जिनको मैंने लिख दिया है, ठीक है। ओके अब क्लोजिंग बैलेंस शीट पे तो मुझे और भी डिटेल्स पता चलेंगे, फिर भी अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट भी तो बनाना है और कैश एंड बैंक अकाउंट भी तो बना रहा हूं। तो इन सब के अकाउंट में ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को भी पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो सर मैं सबसे पहले आ जाता हूं क्रेडिटर्स अकाउंट में। क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस यहां लिख दिया। दोस्तों यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, हाँ यहां पे इन्होंने बैलेंसिंग फिगर इधर लिख के रखा है, इट इज नॉट अ बैलेंसिंग फिगर, मॉड्यूल में ये गलती हुई है, बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली यहां आना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने वो गलती की है तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। तो ये हम लोगों ने लिख लिया क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी मुझे दिया हुआ था, ये हम लोगों ने लिख लिया। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता सर, तो ठीक है नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस तो पता है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस को लिख लिया हम लोगों ने जैसा भी दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहां पे बना लिया कैश या बैंक अकाउंट, तो कैश बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, कैश बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, दोनों कंबाइंड है, ठीक है। कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद बैलेंस शीट में सर असेट्स दिए हुए 12,040, सर इसका मतलब क्या हुआ, सर जरा ध्यान से, असेट्स थे 11,610 के, है ना। सो 11,610 इतने रुपए के एसेट्स तो थे, अगर ये 12,040 पे पहुंचा है यानी कुछ ना कुछ यहां पे एडिशन हुआ है, ठीक है। वैसे तो सर डेप्रिसिएट भी होना चाहिए, यस बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए मुझे डिटेल भी तो देना चाहिए। अगर ये लोग डिटेल नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आई विल जस्ट स्किप डेप्रिसिएशन यहाँ, ठीक है। चलो तो ये हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन देखते हैं इसमें आते हैं वापस। इन्वेंट्री इन ट्रेड लिख दिया एज इट इज 11,120। सुंदरी डेटर्स का मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था वो लिख दिया मैंने, कैश इन हैंड एट बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था वो लिख लिया मैंने। सर क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस, ये सब मुझे पता हुआ है, इन सबको मैंने एज इट इज जहां जहां आता है वहां वहां लिख दिया। लेकिन सर ये जो स्टॉक है ये एक और जगह आएगा, कहां, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों हमें लिखने पड़ेंगे, लिख लिया फिर हम लोगों ने ये भी, यस सर। तो जरा ध्यान से देखिए, सिर्फ यहां तक के डिटेल्स में हम लोगों ने फोकस किया, ये डिटेल्स जहां जहां आने चाहिए वहां वहां हम लोगों ने इन्हें लिख लिया, ठीक है, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझे क्या नजर आ रहा है, डिटेल्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस इन द ईयर, सर कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, ओ 64,000 कह तो रहे हैं, लेकिन ये कैश एंड डिस्काउंट यानी यहां पे दो बातें बताए गए हैं,
सर डेटर्स को कितना डिस्काउंट अलाउ किया वो भी, और डेटर्स से मैंने कितना कैश कलेक्ट किया वो भी, दोनों मिला के 64,000 है। सर मुझे तो दोनों अलग अलग चाहिए, क्योंकि जो कैश मिला वो कैश बैंक में आना चाहिए और डिस्काउंट अलाउड शुड गो टू माई पीएनएल, है ना। तो इसको थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ेगा। सर्कल करके रख दिया, आते हैं इसमें वापस, आगे देखते हैं। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है सेल्स रिटर्न, जर्नल एंट्री दिमाग में लाओ। सर सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ऐसा ही होता है ना। और सेल्स रिटर्न मेरे ख्याल से सेल्स में से माइनस होता है 1450। तो सर सेल्स में से मैं माइनस करके दिखा दूंगा, एक इफेक्ट। दूसरा मैं डेटर्स के क्रेडिट पे लिखूंगा 1450, दूसरा इफेक्ट। ऐसे दो इफेक्ट आपको दिखाते हुए चलना है, ठीक है। ओके, उसके बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे बैलेंसेस हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिए हैं। ओके, नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, राइट। सो ये भी हो गया सर। बैड डेट शुड गो टू माय पीएनएल, करेक्ट। सो पीएनएल के डेबिट पे 420 एंड डेटर्स के क्रेडिट पे 420 लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद सेल्स, फिर से गड़बड़ सर, कैश एज वेल एज क्रेडिट। सेल्स तो दे दिया, लेकिन इसमें से कैश कितना है और क्रेडिट कितना है नहीं पता, है ना। तो मुझे ये चाहिए सर, आई नीड टू बाइफर्केट दैट। ट्रेडिंग में साथ में लिख दिया चल जाएगा, बट कैन आई से द कैश सेल्स शुड आल्सो बी डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट? मैंने वो बना के रखा है ना, वहां पे चाहिए मुझे ये। और एट द सेम टाइम द क्रेडिट सेल्स शुड गो टू माय डेटर्स अकाउंट। तो सर मुझे ढूंढना तो पड़ेगा, इसके बारे में भी मुझे डिटेल अभी फिलहाल नहीं मालूम। सर्कल करके रख दिया, आएंगे इसमें लौट के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। सो दिस इज डिस्काउंट अलाउड, करेक्ट, सही है ना। लॉस है ना ये, डिस्काउंट अलाउड। व्हाट इज दिस बताइए जरा। डिस्काउंट अलाउड के डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है भाई? देखते हैं कौन बता पाएगा। इज इट डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड? सर लिखा तो अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड होगा। ओके, ध्यान से देखना, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स ने अलाउ किया, यानी मुझे डिस्काउंट मिला। सो दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? दिस इज अ गेन फॉर मी, राइट। सो एज अ रिजल्ट क्रेडिटर्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड शुड बी क्रेडिटेड, करेक्ट। तो दो जगह इफेक्ट जाएंगे, एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट ना। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज माय इनकम, सो ये मेरे पीएनएल में आना चाहिए। ओके, तो मेरे पीएनएल अकाउंट में मैं यहां पे लिख देता हूं 700 रुपए, और क्रेडिटर्स अकाउंट जो मैंने बना के रखा हुआ है वहां डेबिट कर देता हूं 700 रुपए, ठीक है। ये हुआ परफेक्ट, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड वैष्णवी, ठीक है, वेरी गुड आंचल, परफेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं अभी, आइए अभी इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है परचेज रिटर्न। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में डबल एंट्री सोचना, डबल इफेक्ट सोचना है आपको, ठीक है। ओके, एक मिनट, बेसिक चीजें जान लो बेटा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे फास्ट ट्रैक में मैंने कवर अप करके रखा हुआ है, यूट्यूब में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। कृष्णा, आपने जो डाउट पूछा है उसके लिए मैं कह रहा हूं, फास्ट ट्रैक जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप फास्ट ट्रैक के नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वी स्मार्ट के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है, यूट्यूब चैनल में। तो वहां पे पहले 2 लेक्चर्स में ही सिंगल एंट्री कवर्ड है, आप उसको देख लो, वहां से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस देखना, ठीक है। यस, चलिए देखते हैं अभी। तो सर जी परचेस रिटर्न की अगर बात करें, परचेस रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है? सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अरे सर आपने बहुत जल्दी बोल दिया, मेरे दिमाग में तो आया नहीं था। हुआ ऐसा? सच बोलो, हुआ ऐसा? हुआ? हाँ, अगर हुआ तो क्या करने का? सर सॉल्यूशन सोचना है ना। प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, हर एक पर्सन का अलग अलग प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम के साथ थोड़ी ना जीना है, उसके सॉल्यूशन के बारे में भी तो सोचना है ना। तो सॉल्यूशन क्या है सर इसका? वेरी सिंपल, पहले दिमाग में लाओ परचेज की एंट्री। परचेज की एंट्री तो दिमाग में आएगी ना, परचेज टू क्रेडिटर्स, है ना। तो परचेज रिटर्न का एग्जैक्टली उल्टा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज की जगह परचेज रिटर्न। क्लिक हुआ अभी? ऐसे सोचना है हमें, ठीक है। ओके, तो सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, फाइन। तो परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होना चाहिए, तो एक इफेक्ट तो यहां आ गया, परचेज में से माइनस। दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में भी मैंने इसे लिख लिया, 400 रुपए हो गया, डन, वेरी गुड। आगे देखते हैं,
additional capital paid into bank, further capital investment, so bank account should be debited and capital account should be credited. Correct? 8,500. तो मैंने जो कैश बैंक बना के रखा है उसके डेबिट में मुझे लिखना होगा 8,500, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. और दूसरा इफेक्ट कैपिटल में क्रेडिट, यानी कैपिटल में ऐड होना चाहिए, राइट? सो मेरे बैलेंस शीट में मैं ये 8,500 ऐड कर दे रहा हूं. ठीक है? ओके, आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक, यानी डेटर्स से कितना पैसा मिला. ओके, डेटर्स से कितना पैसा मिला, यानी ये जो है इसी से रिलेटेड यहां पर भी एक पॉइंट दिया हुआ था, है ना? देखना वो 64,000 क्या था, वो था कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स. सर डेटर्स को क्रेडिट क्या करता हूं मैं, है ना दोस्तों? सिंगल एंट्री में हमारे डेबिट क्रेडिट के बेसिक फंडे क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है? तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखता हूं सर मैं? डेटर्स के क्रेडिट पे लिखा जाता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या एनी लॉस फ्रॉम द डेटर्स. सर डेटर्स में तो डेबिट बैलेंस होता है, अब वो पैसा या तो मिलेगा या तो डूबेगा, राइट? अगर मिला तो क्रेडिट होगा कैश बैंक के फॉर्म में, और अगर डूबा तो क्रेडिट होगा मे बी बैड डेट्स, मे बी डिस्काउंट अलाउड, ये सब फॉर्म में. करेक्ट? हाँ जी. तो यहां पर जरा समझने की कोशिश कीजिए, डिस्काउंट एंड कलेक्शन मिला के था 64,000 और मुझे यहां पे बता दिया कि कितना पैसा मिला 62,500. सर टोटल कैश कलेक्शन प्लस डिस्काउंट वाज 64,000, जिसमें से 62,500 इज कैश कलेक्टेड. तो इसका मतलब यहां से क्या पता चला मुझे कि सर इसका मतलब मैंने उसे डिस्काउंट अलाउ किया था 1,500 रुपए. 64,000 माइनस 62,500, ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट्स हैं. ठीक है? पहले के 3 क्वेश्चंस YouTube में अपलोड नहीं है? नहीं बेटा, बिल्कुल अपलोडेड है. कल क्लास हुए थे ये, तो बिल्कुल अपलोडेड है. अब बस वी स्मार्ट एकेडमी के, वी स्मार्ट यानी सीए फाउंडेशन वी स्मार्ट के YouTube चैनल में जाके आप लोग देखिए, आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा. ठीक है? इट इज अपलोडेड. और वैसे भी मैंने उसका लिंक ग्रुप में शेयर किया हुआ है. अगर आप लोग अभी पहली बार आ रहे हो देन इन दैट केस डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर करके रखा हुआ है. आप बस उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे. तो आज का भी लिंक वहां पे मैंने शेयर किया हुआ है, कल का भी शेयर किया हुआ है, आज का भी शेयर किया हुआ है, रोज का मैं शेयर किया जा रहा हूं. ठीक है? एंड एट द सेम टाइम टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ये सारे के सारे टॉपिक्स के ही इस तरह के टॉप 5 क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करने वाले. बस अच्छे से पढ़ो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अच्छे से पढ़ना है बस, है ना? चलो ठीक है, देखते हैं सर अभी. यस सर. तो मुझे यहां से क्या इंफॉर्मेशन पता चला कि सर 62,500 इज कैश कलेक्शन एंड 1,500 रुपए डिस्काउंट, टोटल मिला के 64,000. तो दोनों को एक एक करके लिखते हैं. सर 62,500 मिला, राइट? सो कैश बैंक में डेबिट होना चाहिए ये. तो मैंने जो कैश बैंक अकाउंट बना के रखा हुआ है यहां पे मैं कर देता हूं डेबिट और डेटर्स अकाउंट में कर देता हूं क्रेडिट. ठीक है? ये डेटर्स अकाउंट है, यहां पे कर दिया क्रेडिट. ठीक है? उसके अलावा 1,500 रुपए डिस्काउंट अलाउड, जो मुझे अभी पता चला, है ना? तो ये डिस्काउंट अलाउड कैन आई से इज अ लॉस, सो इट शुड गो टू माय P&L अकाउंट. क्लिक हो रहा है ये बात, है ना? तो सर मेरे P&L अकाउंट में मुझे इसे शो करना होगा 1,500 रुपए, और एट द सेम टाइम डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट पे लिख दूंगा 1,500 रुपए. ठीक है? या तो इसका एक कैलकुलेशन का अलग से एक वर्किंग नोट बना दो, या तो इस तरह से इनर कॉलम में ही शो कर दो कि 1,500 मुझे कैसे मिले. ठीक है? क्लिक हो रहा है धीरे धीरे सबको? वेरी गुड. चलो देखते हैं आगे. इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कैश परचेज. सर ये हो गया फाइनली, हाँ ये दोनों हो गए. ओके, इसके बाद मुझे नजर आ रहा है कैश परचेज. बट सर परचेजेस नीड नॉट बी नेसेसरीली ओनली कैश, हाँ इट कैन ऑल्सो बी क्रेडिट परचेज, राइट? सो कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज में से मुझे सब कैश परचेज दिया हुआ है. तो सर अभी रुकूंगा, वैसे भी क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स है यानी क्रेडिट परचेज भी होगा, है ना? तो सर मैं इसको इनर कॉलम में ही लिखूं तो अच्छा है. तो ट्रेडिंग अकाउंट में इनर कॉलम में मैंने लिख दिया 1030 कैश परचेज. ठीक है? ओके, आगे देखते हैं. उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कैश एक्सपेंसेस. ठीक है? सर ये कैश परचेज एज वेल एज कैश एक्सपेंसेस मेरे कैश अकाउंट में भी आना चाहिए, है ना? तो कैश एक्सपेंसेस दिखाई देगा P&L अकाउंट में. ठीक है? कैश एक्सपेंसेस दिखाई देगा P&L अकाउंट में, और मेरे जो भी पेमेंट है वो कैश अकाउंट में. बट एट द सेम टाइम
कैन आई से कि हम लोगों ने यहां पे सुंदरी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी बना के रखा हुआ है ना? तो मैं आपको एक बात यहां पे बता देता हूं, देखिए मॉड्यूल में इन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में कैलकुलेशन किया है, मैं एक और तरीके से आपको बता देता हूं। आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल अलाउड है। एक और तरीके से बता रहा हूं, जैसा भी क्लिक होगा वो तरीके से आप लोग वहां पे लिख के आइए, दोनों अलाउड है, ठीक है? देखिए द अदर ट्रीटमेंट इज, मैं यहां पे अकाउंट बना लेता हूं, सुंदरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है? ये मैंने यहां पे बना लिया अकाउंट, ठीक है? अगर यहां पे अकाउंट बना लूं तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख लूंगा व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस, और यहां लिख दूंगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है? नाउ व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? देखो तो भाई, ओपनिंग बैलेंस इज 600, क्लोजिंग बैलेंस इज 330। ओके, वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया मैंने 600 और यहां लिख दिया 330, ठीक है? राइट। अब मुझे क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसके मुताबिक मुझे आगे बढ़ना है। सो राइट नाउ आई कैन सी कि मुझे यहां पे दिया हुआ है कैश एक्सपेंसेस 9570, ओके? 9570 का कैश पेमेंट हुआ है, ओके? तो सर जब मैं पेमेंट करता हूं तो जरूरी नहीं कि यही अमाउंट पीएनएल में जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ऑलरेडी सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 600 रुपए था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर पिछले साल का पूरा पेमेंट हुआ नहीं था। अगर पिछले साल का पूरा पेमेंट नहीं हुआ था तो वह अभी मैंने पेमेंट किया होगा। ये बात आ रहा है सबके दिमाग में, ठीक है? तो सर अगर ये 600 रुपए मैंने अभी पेमेंट किए होंगे तो सीधी सी बात है ना, वो जो मुझे पेमेंट दिखाई दे रहा है उसमें 600 रुपए तो पिछले साल के है सर, और मेरे पीएनएल अकाउंट में कितना जाना चाहिए? ओनली इस साल के एक्सपेंसेस, है ना? तो दैट इज द रीजन मुझे ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं द पेमेंट मेड, तो कैश ऑब्लिक बैंक, ये यहां आएगा, एंड द अमाउंट दैट शुड गो टू योर पीएनएल शुड बी कैलकुलेटेड हियर एज द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? तो हम लोगों ने कितना कैश पेमेंट किया है सर? 9570। सो 9570 मैंने यहां पे डेबिट कर दिया और मेरे कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 9570। इसी के साथ साथ वो कैश परचेसेस को भी मैंने यहां पे टिक कर दिया, ये भी पेमेंट किया था हम लोगों ने, ठीक है? सारे के सारे लिखने पड़ेंगे। हाँ, ये बात बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो एक आधा चीज लिखना हम भूल जाते हैं, ये बहुत 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 कॉमन है। मतलब एक स्टूडेंट छोड़ो, एक एक्सपर्ट भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो उससे भी मिस्टेक हो सकता है। ये इतना कॉमन गलती है, ठीक है? तो बेटा आप लोग प्लीज इसको राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एक्सपर्ट भी भूल सकता है, आप लोग तो बिगिनर हो बेटा, तो आप लोगों से ये गलती बिल्कुल हो सकता है। इसलिए प्लीज समझो इस बात को। आपको अभी ऐसा लगेगा एट दिस स्टेज कि अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूंगा, अरे सर गलती करने वाले कोई और होते होंगे, मैं नहीं करता सर। अरे मेरे भाई, मैं या मेरे से ज्यादा डबल ट्रिपल एक्सपर्ट कोई और भगवान भी अगर है तो उनसे भी गलती हो सकती है यहां पे। तो प्लीज इस बात को समझ लो, अभी आप बहुत छोटे हो, इस बात को प्लीज मान लो, प्रैक्टिस करो राइटिंग में, इग्नोर मत करो इस बात को, ठीक है? हाँ जी। तो देखो भाई, अभी 9570 हम लोगों ने लिख लिया, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में मुझे ये मिल जाएगा। जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो 9570 प्लस 330 माइनस 600 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9300। सो मेरे पीएनएल अकाउंट में जो जाने चाहिए वो ये है 9300, ठीक है? देखिए सर, यहां पर इस फॉर्म में कैलकुलेट करो या अकाउंट बना के निकालो, जैसे चाहो निकालो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। अब जिस पे भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप उस तरह से उसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? तो 9300 में लिख देता हूं पीएनएल अकाउंट में 9300, ठीक है? डन। ओके, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है पेड बाय चेक फॉर मशीन परचेज्ड। सर मशीन खरीदा हमने, कहने से मशीन इज अ फिक्स्ड एसेट। हमें ऊपर कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया है कि मेरे पास असेट्स में फर्नीचर है, मशीन है, कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं बोला। सब मिला के एक अकाउंट दिया है, असेट्स। तो सर ये मशीन भी एसेट है, 430 रुपए का परचेज है। ओके सर, जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे जो बैलेंस शीट बना के रखा है इसमें ये 430 का परचेज अगर है तो ये ऐड होगा यहां पे, जरा देखो तो मैच हो गया क्या? 11610 प्लस 430, 12040 आ गए। सो इसका मतलब वो जो 430 था, व्हाट वाज दैट? दैट इज अ परचेज। बट you need to understand here that can I say that we paid cash for this? Paid by check, मतलब चेक से पे किया, नॉट कैश, चेक से पे किया, तो 430 रुपए मेरे कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट में भी आने चाहिए,
करेक्ट, यस। आगे देखते हैं। इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी हो गया। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कहने का मतलब ड्रॉइंग्स, ठीक है। पेड फ्रॉम बैंक 3180, सो बैंक से पैसे गए, बट कैन आई से दिस इज ड्रॉइंग्स, सो ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होने चाहिए, 3180 माइनस, और एट द सेम टाइम कैश एंड बैंक में से में क्रेडिट होना चाहिए, यहां पे आ गया क्रेडिट में, ठीक है, यस। आगे अगर देखूं मैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इन यानी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। बट सर मैंने तो कैश एंड बैंक कंबाइन करके बनाया हुआ है ना, तो कोई बात नहीं यार, उसी में डेबिट कर दो, उसी में क्रेडिट कर दो, ठीक है। मतलब इग्नोर करने से अच्छा दोनों साइड में लिख दो। तो मैं बैंक के डेबिट पे लिख देता हूं 5000 और क्रेडिट पे भी लिख देता हूं 5000। देखो इन्होंने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया कॉन्ट्रा, आप भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है, परफेक्ट। आगे सर 5000 तो हो गया, फिर कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, फिर से वही कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कॉन्ट्रा 9240, तो इसको भी वैसे ही दिखा दो, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, डन, वेरी गुड। आगे सर कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस, अरे सर क्या जरूरत थी इसकी, मुझे जब क्लोजिंग बैलेंस यहां पे दिया ही है और कैश एंड बैंक का सेग्रीगेशन नहीं दिया है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस से मैं क्या ही कर लूंगा, अलग से मत लिखना, हाँ, इट इज इंक्लूडेड हियर बिकॉज यहां पे लिखा ही है कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कैश इन हैंड एंड एट बैंक का टोटल इज 8080 क्लोजिंग बैलेंस, जिसपे से कैश इन हैंड इज 1200, यानी मैं क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी यहां पे कैलकुलेट कर पाऊंगा, लेकिन नॉट नीडेड, मुझे मिसिंग फिगर्स ढूंढना है ना, इसलिए इसको इग्नोर भी किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। एक ही बात का ध्यान रखना, इसको फिर से मत लिख देना, दोबारा मत लिख देना, ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन दैट 8080, ठीक है। सर कैसे समझ में आएगा 8080 उसमें इंक्लूडेड, सॉरी 1200 उसमें इंक्लूडेड है, बेटा भाषा को पढ़ो, कुछ कुछ चीजें हमेशा ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई बताएगा तो ही मेरा दिमाग चलेगा, भाई हमारे खुद के पास हमारा दिमाग है ना, है कि नहीं है ना, तो उसको यूज करो। कैसे, सिंपल सर, पढ़ो पहले, सुनो ही मत, सिर्फ पढ़ो भी। देखो ना यहां पे क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, अर्थात कौन सा लैंग्वेज में लिखा है, हम समझ सकते हैं वैसे लैंग्वेज में लिखा है कि किसी और लैंग्वेज में लिखा है, हम समझ सकते हैं वो लैंग्वेज में लिखा है ना, क्या लिखा है, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, यानी कैश एंड बैंक ये दोनों का टोटल है 8080, और यहां पे क्या बोला है, कैश इन हैंड 1200, सो सर वो 8080 कैश भी है बैंक भी है, उसमें वो इंक्लूडेड है, समझे बात को, चलो ग्रेट। आगे मुझे दिखाई दे रहा है चेक इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, सर यानी पैसे दे रहे हैं हम लोग क्रेडिटर्स को, सो कैन आई से क्रेडिटर्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, करेक्ट। सो मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे इसे लिखना होगा 60,270 टू बैंक 60,270, लिख लिया ऐसे भी हम लोगों ने, है ना, ये भी डन, ठीक है। सारे के सारे हो गए एक्सेप्ट वन, सर सब हो गए, लेकिन ये जो क्वेश्चन मार्क था डेटर्स का वो एक मिसिंग है, और दूसरा सेल्स 71,810, ये जो मुझे दिया हुआ है ना 71,810, सर उसमें कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों है इंक्लूडेड, देखना पड़ेगा क्या है ना। तो आते हैं, ये एक पॉइंट अभी तक हमारा बचा हुआ है, बाकी सब लिख लिया हमने, ठीक है। अब अगर बाकी सब क्वेश्चन में से हम लोगों ने लिख लिया, तो सर इसके आगे का रास्ता मुझे यहां ही कहीं पे ढूंढना होगा, है ना। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू लुक एट द वर्किंग नोट फर्स्ट। तो चलिए वर्किंग नोट में आता हूं। सर अगर मैं वर्किंग नोट को ध्यान से देखूं तो कैश एंड बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको पूरी तरह से कंफर्म करके देखूं तो देयर विल बी समथिंग दैट इज मिसिंग ऑन द डेबिट साइड, मतलब एक बैलेंस आपको डेबिट साइड में दिखाई देता रहेगा, टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेबिट में कोई ना कोई अमाउंट है जो ऑलरेडी यहां पे आना तो चाहिए था लेकिन लिखा नहीं है ना। क्या हो सकता है वो, सोच के देखते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए इक्वली, बताइए क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी दैट मिसिंग फिगर, लेट्स सी। बताइए, what can be the missing figure? सर कहना ऐसे कि कैश के डेबिट में है यानी कुछ ना कुछ रिसीप्ट है, डेबिट में कुछ मिसिंग यानी कुछ ना कुछ रिसीप्ट है, तो सर यहां दिए हुए इंफॉर्मेशन में ऐसा कुछ है क्या जो कैश में रिसिप्ट है लेकिन मुझे दिया नहीं है क्लियरली, ऐसा कुछ है क्या, कुछ मिसिंग आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखिए
यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड सर। कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स कैश में डेबिट में आना चाहिए था। सो दैट कैश सेल्स वाज नॉट डायरेक्टली गिवन टू मी, मुझे यहां पे टोटल सेल्स दिया हुआ था, जो कैश भी था और क्रेडिट भी था, है ना। तो यहां से मुझे पता चला कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैश सेल्स, है ना। ओके, तो सर अगर 71,810 में से कैश सेल्स का अमाउंट पता चल गया, तो कैन आई ऑल्सो से कि मुझे क्रेडिट सेल्स का अमाउंट भी पता चल जाएगा, है कि नहीं। चलो, तो अब अगर हम लोग यहां पे कैश एंड बैंक का बैलेंस कैलकुलेट करें, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा द कैश सेल्स विच इज 4,600, ठीक है। तो ये अगर यहां आ रहा है, तो सर ये कैन आई से कि सेल्स मेरे यहां पर मुझे डिटेल मिल गया, हेंस 4,600 का कैश सेल्स है, और क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स अगर 71,810 है, यानी क्रेडिट सेल्स हैज टू बी 67,210, तो मुझे यहां से सेल्स का फाइनल फिगर मिल गया। ओके, नाउ दिस क्रेडिट सेल्स शुड आल्सो कम इन माय डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट में भी आना चाहिए, है ना। ये मिल गया यहां पे डेटर्स अकाउंट 67,210 क्रेडिट सेल्स, ये आ गया, बहुत बढ़िया। अब अगर ये आ गया, तो जरा देखिए डेटर्स में सब क्रेडिट साइड का दिया हुआ था, डेबिट साइड में दो चीजें मिसिंग थे, जिनमें से एक अभी अभी हम लोगों ने ढूंढ के निकाल दिया। तो हेंस अब क्या मिलेगा बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में, ओपनिंग बैलेंस छुपाया हुआ था ना, मिल गया सर। देखो कितना आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आ रहा है 16,530। अब ये ओपनिंग बैलेंस की वजह से मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट अटका पड़ा था सर, तो ये 16,530 मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, ये आ गया यहां पे 16,530, है ना। अब ये आ गया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एक चीज जो रह गया था वो भी आ जाएगा, व्हाट इज दैट, कैपिटल, द बैलेंसिंग फिगर, ये कितना आ रहा है 26,770, यानी दिस इज द ओपनिंग कैपिटल विच शुड गो टू माय बैलेंस शीट इनर कॉलम 26,770, ठीक है, ये आया। अब इसके बाद अगर मैं देखने जाऊं तो डेटर्स तो हो गया सर, इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट में सब दिया हुआ है, एक ही बैलेंसिंग फिगर है, तो दिस हैज टू बी द क्रेडिट परचेज। इसको मैंने हटाया नहीं है, वो आपको दिखाई दे रहा है वहां पे। क्रेडिट परचेज कितना है 58,000, तो ये 58,000 आना चाहिए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। सर ये 58,000 यानी टोटल परचेजेस हो गया 59,030, जिसमें से 400 माइनस करके 58,630 इज द नेट परचेजेस, ठीक है, ये भी पता चल गया। और क्या है सर, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बैलेंस शीट हो गया, एक्सपेंसेस से भी पता चल गया, सब कुछ तो मिल गया सर, कुछ और रह नहीं गया, सब हो गया। अभी सब हो गए तो बस टैली करते हुए चलो। अभी सर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे, ये आ गया जीपी, जीपी को यहां ट्रांसफर कर दिया, फिर इसका बैलेंस आ गया एनपी 4290, जो कि ऐड कर देंगे हम लोग कैपिटल में, बस सारे के सारे चीजें हमें मिल चुके हैं, हेंस योर बैलेंस शीट नाउ शुड टैली, ठीक है। सो दोस्तों ये हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इमीडिएटली प्रैक्टिस दिस ऑन योर ओन, अपने आप में आप लोगों को इसे कोशिश करना है। एक बार समझ लिया, देख लिया, आ गया, हेंस अब हम लोग इस पोजीशन में है कि मैं इसे ट्राई करूंगा, एक टाइमर लगा के बैठना और इमीडिएटली पूरा का पूरा सॉल्व करना, देखना कि पूरा का पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो लिटरली स्पीकिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बूस्ट अप लाइक एनीथिंग। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? सबको आ गया? All of you comfortable? बढ़ जाएगा फिर। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा लेंदी वैरायटी के क्वेश्चंस बने हैं सिंगल एंट्री के, वो दो है। एक जैन 25 आरटीपी वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल सॉल्व किया था, दूसरा वो जो हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ जाता हूं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। ओके, वी आर कमिंग नाउ टू इलस्ट्रेशन 10 ऑफ योर मॉड्यूल इन पेज नंबर 9.30, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन, मतलब आई विल से प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा, अगर अलर्ट नहीं रहे तो कोई भी इसमें गलती कर सकता है, एनी पर्सन कैन मेक अ मिस्टेक। सो आपको यहां पे क्या करना है, डबल एंट्री को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे इसको सॉल्व करने बोलोगे तो मैं आपको यह कह देता हूं कि सर मुझसे भी हो सकता है कोई आइटम रह जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे ऑलरेडी बैच में एक बार हो चुका है, एक आइटम मैं लिखना एक जगह भूल गया, फिर बाद में टैली नहीं हो रहा, तो ऐसा होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट बाय राइटिंग इट। ओके, चलिए
Let's go for it then. Let's see what is given. Mr. Anup runs a wholesale business wherein all purchases and sales are made on credit. So मुझे यहां पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि all purchases and sales are on credit, यानी कोई कैश परचेज या क्रेडिट कैश सेल है ही नहीं. ठीक है, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया. अब मुझे यहां पे ये कहने से ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं. बहुत बढ़िया. लेकिन जरा ओपनिंग बैलेंसेस में देखिए कैपिटल दिख रहा है क्या कहीं पे आपको? डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, इन्वेंट्री है, बैंक है, कैश है, कैपिटल नहीं है ना. सो यू नीड टू मेक द ओपनिंग बैलेंस शीट. वो आपको बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद मुझे ये सारे एक एक करके ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, एक एक करके सब दिए हुए, तो मुझे इन सबके जर्नल एंट्री दिमाग में लाने हैं और इनको रेस्पेक्टिवली लिख लेना है. ठीक है, सबसे पहले दिमाग की कंफर्ट के लिए हम लोग यहां पे देखते हैं. सर सबसे पहले मुझे क्या क्या बनाना है? सर मुझे यहां पे और भी कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं. पूछा है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट. तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग बना लिया, पीएनएल बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया. ठीक है, उसके बाद वर्किंग नोट पे डेटर्स क्रेडिटर्स तो है ही, उसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट भी कॉमन, वो भी बनाना पड़ेगा. इसके अलावा मैं कैश और बैंक अकाउंट भी बना लूं तो अच्छा है. ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया और उसके नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं. सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल दैट देयर विल बी समथिंग हिडन. और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे बैंक और कैश के अलग अलग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए, राइट? So I will be in a position to calculate them separately. So what I will do is I will make the cash book, जिसमें मैं कैश कॉलम अलग बनाऊंगा और बैंक कॉलम अलग से बनाऊंगा. ठीक है, और उसके बाद इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा. ठीक है, अब सबसे पहले ये डिटेल को प्रॉपर प्लेसेस में मुझे लिख देना है. यहां पर दिए हुए बहुत सारे डिटेल्स बहुत सारी जगह पे आएंगे, है ना. एक एक करके देखते हैं. कहना है इसे कि सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट पे लिख सकता हूं, है ना. तो सर डेटर्स एसेट है, रिसीवेबल एसेट है, पेबल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, इन्वेंट्री एसेट, बैंक एसेट, कैश एसेट. तो 2 लाइबिलिटी और 5 एसेट्स एज इट इज लिख देते हैं हम लोग. तो मैं सबसे पहले बना लूंगा द ओपनिंग बैलेंस शीट. ठीक है, हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस शीट कहां बनाया इन्होंने? हाँ, अब मुझे ये समझ में नहीं आता व्हाई डू वी दे नेम इट एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ये बैलेंस शीट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट? कोई बता सकता है मुझे? यहां पे इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, आपको थियरी क्वेश्चन आ सकता है. गुड इवनिंग रिद्धि, लेट हो गया आप. चलिए मुझे बताइए क्या है डिफरेंस बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? क्या फर्क होता है? कैसे समझ में आएगा कि हमें बैलेंस शीट कहा कहना है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहना है? कैसे समझ में आएगा? है तो दोनों के दोनों एकदम जुड़वे भाई, है ना. तो क्या है जिससे मैं समझ पाऊंगा कि अच्छा ये ना बैलेंस शीट है, अच्छा ये ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है? कैसे समझूंगा? लेट्स सी, इज देयर एनीवन हु कैन हाईलाइट दैट? देखते हैं भाई. एनीवन? स्टिल वेटिंग. मैं समझ सकता हूं कि थियरी क्वेश्चन पूछा है, इसे टाइप करने में भी वक्त लगता है. ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको आंसर. सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज समथिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन एस्टिमेट्स. यू डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट, तो आप एस्टिमेट्स के बेसिस में बनाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ठीक है, बैलेंस शीट इज व्हेन यू नो द डिटेल्स, यानी यू हैव मेंटेन द अकाउंट्स. अगर आपने अकाउंट बनाया है तो उनके बैलेंसेस आपको पता है, तो वो बैलेंसेस को जिस शीट में मैं लिख रहा हूं दैट इज व्हाट इज बैलेंस शीट. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन द लेजर. लेजर के बैलेंसेस को आप यहां पे लिखते हो. और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज डिपेंडेंट ऑन एस्टिमेट्स बिकॉज यू डोंट मेक एनी लेजर. तो आपको वहां पे एस्टिमेट लगाना होता है, अलग अलग चीजों से डिटेक्ट करना होता है कि अच्छा ये है तो फिर ये ऐसा रहा होगा यार. ठीक है, यस. चलिए, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं ना सर? यस, इनकम्प्लीट यानी बेसिकली किसी ने अगर डिटेल्स मेंटेन ही नहीं किया तो फिर हम लोग वहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं. ठीक है, जब कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालना हो तब. Yes, that is definitely there, but at the same time जो मैंने आपको अभी कहा उस बात को ध्यान में रखना. Statement of affairs is based on estimates and balance sheet is based on the actual figures, that is actual balances that is calculated in your ledger. ठीक है, ओके, इतना तो समझ में आ गया भैया कि थियरी की पढ़ाई थोड़ी कम ही चल रही है. ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चंस में मैंने थियरी को भी कवर करने का सोचा है. सो मैं टॉप 5 थियरी क्वेश्चंस भी कवर करूंगा. ठीक है, उनको जरूर पढ़ के जाना.
वही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन देन। तो मैं यहां एक एक करके इन सबको लिख लेता हूं। इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक एंड कैश इन हैंड। ये सारे फिगर्स वहां से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया एज इट इज। सुंदरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, सब दिया हुआ था, बस कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट कर दिया तो मुझे यहां पे बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में मिल जाएगा द ओपनिंग कैपिटल विच इज 2,38,200, ठीक है। तो ये 2,38,200 मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये 2,38,200 मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। बाकी डिटेल्स भी हम लोग एक एक करके लिखते हैं। इसके अलावा कहने से कि ये जो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल है, ये भी मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, है ना। देखिए तो डेटर्स को मैं यहां लिख देता हूं 92,000, बिल्स रिसीवेबल 6,000, एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करके वहां पे लिख दे रहा हूं। बिल्स पेएबल 14,000, तो लाइबिलिटी साइड में आएगा बिल्स पेएबल 14,000। भाई 14 देख के टिक मत कर देना, उसके आगे का पर्टिकुलर्स कॉलम भी देखना, ठीक है, ना तो पता चला किसी ने इसको टिक कर दिया, वो नहीं है सर, वो अलग है। ओके, हाँ जी। उसके बाद क्रेडिटर्स 56,000, तो 56,000 के क्रेडिटर्स भी है सर, यहां पे मैंने ऐसे भी टिक कर दिया। लाइबिलिटी साइड में हमें इन सबको लिखना है, क्लोजिंग बैलेंसेस लिख रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ जी सर। इसके अलावा 1,90,000 का इन्वेंट्री, 87,000 का बैंक एंड 5,300 का कैश, एज इट इज लिख देना है मुझे, है ना। तो मैं यहाँ पे एसेट साइड में अगर देखूं 1,90,000 का इन्वेंट्री, 87,000 का बैंक एंड 5,300 का कैश। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द फ्लो, द सीक्वेंस। ऊपर नीचे हुआ तो टेंशन नहीं लेना, चलता है, दैट्स फाइन, ठीक है। लिखना जरूरी है, थोड़ा फ्लो सीक्वेंस बदला तो कोई टेंशन नहीं होता उसमें, ठीक है। ओके सर, चलिए ये सब लिख लिया हम लोगों ने। इसके अलावा और एक जगह पे इनका इफेक्ट आना चाहिए। कोई बता सकता है कि यहां पर दिए हुए सब चीजों को हम लोगों ने सब जगह लिखा, लेकिन और एक नहीं, एक से ज्यादा जगह पे हम लोगों ने इनके डिटेल्स लिखने चाहिए। कहां कहां क्या क्या लिखना चाहिए, कोई बता सकता है? सर यहां पर दिए हुए कुछ इंफॉर्मेशन कहीं और भी लिखने चाहिए सर। मतलब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे तो अभी जा ही नहीं रहा हूं, मैं पहले इन्हीं चीजों को मंथन करते हुए कहां पर ये आने चाहिए उनको लिख रहा हूं, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि यहां पे दिए हुए जो डिटेल्स है इनको और कहां कहां मुझे लिखना होगा, कौन से डिटेल को कहां पे लिखना होगा? लेट्स सी कौन कौन इसको डिटेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। दिस इज सिंगल एंट्री। इसमें आपको जैसे सीआईडी में डॉक्टर प्रद्युमन थे, है ना, डॉक्टर प्रद्युमन नहीं, सॉरी डॉक्टर सालुंखे, हाँ प्रद्युमन तो एसीपी थे, सॉरी सॉरी, हाँ तो डॉक्टर सालुंखे थे ना, तो वो डॉक्टर सालुंखे क्या करते थे, वैसे ही कुछ रोल आपका यहां पर है। यहां पे कुछ ना कुछ डिटेल हिडन है, तो वो डिटेल को आपको ढूंढ के निकालना होगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, यस, एनीवन? इन्वेंट्री इन ट्रेडिंग, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,10,000 और 1,90,000 है ना, तो मेरे यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में 1,10,000 और 1,90,000 है ना। एक तो ये, और उसके अलावा कहना है कि मैंने डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट भी तो बनाना है, कैश बैंक भी तो बनाना है, तो इन सबके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी लिखने हैं, है ना। सर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल भी दिया है ना। और क्या इसके बारे में भी एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं? सर ये देखो 1 2 3 दिख तो रहे सर, है ना। तो अगर ऐसे दिख रहे हैं देन इन दैट केस मेरे ख्याल से हमने बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल के भी अकाउंट बना लेने चाहिए, है ना, और इन सबके बैलेंसेस को लिख लेने चाहिए। चलिए तो लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। 1 मिनट, हाँ दोस्तों। हाँ जी, दिन के एंड में क्लास ले रहा हूँ ना, तो सब चार्ज खत्म हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। कल के क्लास में ऑलरेडी बैटरी डाउन हो गया था, ठीक है, तो समय रहते इसको चार्ज पे लगा दिया। आज शुरू करें, चलिए। तो इन बैलेंसेस को मुझे एज इट इज सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। सर कहां कहां लिखूंगा? सर डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, वहां से उठा के कॉपी पेस्ट। बिल्स रिसीवेबल में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, कॉपी पेस्ट। क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब बेटा यहां एक बात का ध्यान रखना, इसमें एकदम तुच्छ नेचर की गलती क्या होगी कि जहां लिखना चाहिए वहां लिखने की जगह ऑपोजिट साइड में लिख दिया। जैसे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख दिया, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे लिख दिया, ये किया तो गलती हो जाएगी, तो ये ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। ओके, फिर बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस,
क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया हमने। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब जरा सोच के देखो, एग्जाम में ये सारे के सारे लेजर अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। ट्रेडिंग अलग, पीएनएल अलग, बैलेंस शीट अलग, ओपनिंग बैलेंस शीट अलग, डेटर अलग, क्रेडिटर अलग, कैश बुक पूरा कैश एंड बैंक कॉलम के साथ, उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, उसके अलावा बिल्स पेबल। कितना टाइम लगेगा समझ रहे हो? तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। एंड अभी बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आया और अगर 10 मार्क दे रहे हैं तो एक बात याद रखना, इसको एंड में सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है कि हम लोग इसको बहुत प्यार से सॉल्व करने के मूड में रहते हैं, और प्यार से सॉल्व किया तो बेटा ये क्वेश्चन खा जाएगा पूरा 1 घंटा, और उस चक्कर में आपके बाकी के क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, पहले बाकी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना, उसके बाद इस क्वेश्चन को आके सॉल्व करना, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप लोगों ने इसको ट्राई करके रखा हुआ है तो आप लोग करेक्ट कर लोगे, और कम से कम वो बहुत ज्यादा जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन वाला जो पार्ट होता है वो अवॉइड हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट फास्ट। ठीक है, याद रखना सीए एग्जाम में सॉल्यूशंस का गार्निशिंग मैटर नहीं करता, सॉल्यूशंस का टेस्ट, आई मीन सॉल्यूशंस का क्वालिटी मैटर करता है, समझे? वो दिखने में भले ही वाहियात लगे, बहुत ही वाहियात लगे, बहुत मतलब हद से ज्यादा वाहियात भी नहीं कि रीडेबल ही नहीं है, हाँ, लेकिन वो लाइन टेढ़े मेढ़े है, लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तो दैट इज फाइन, उतना चल जाता है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा काटा कोटी किया, भैया अकाउंट्स में काटना अलाउड नहीं होता, अगर हो जाता तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम का चैप्टर ही नहीं होता, क्योंकि सारे करेक्शंस को हम लोग काट के कर लेते हैं। अकाउंट्स में काटना अलाउड नहीं होता, इसलिए एग्जामिनेशन में अगर आपने गलती किया और आपने काट के उसे लिखा, दैट विल ऑलवेज क्रिएट ए नेगेटिव इमेज। तो इवन इफ यू आर 100% करेक्ट, लेकिन आपने काटा कोटी किया हुआ है, तो आपके 2-3 मार्क वहां पे वो काटेंगे ही काटेंगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, बाकी प्रेजेंटेशन में ऊपर नीचे हुआ चलेगा, दैट्स फाइन। ठीक है, यस। तो सर ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हम लोगों ने लिख लिया, अब जल्दी से आगे आ जाते हैं। उसके बाद अब मैं आऊंगा टू ये सारे डिटेल्स, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया देखा आप लोगों ने, ये जो डिटेल्स दिए हुए थे इनको सही जगह पे पहले लिखने में मैंने टाइम दिया, अब यही लिखने में कम से कम 5 से 10 मिनट निकल जाता है। ठीक है, चलिए एनीवेज अब आगे आते हैं। समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, यानी ये सब कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में कह रहे हैं, यानी बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं है सर, बैंक भी होगा लेकिन बैंक के बारे में डिटेल दिया रहेगा फिर कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। तो सर अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर ये दिया हुआ है और उसके बाद अदर ट्रांजैक्शंस, अदर मतलब दीज आर द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं, शुरुआत करते हैं। डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस 600 रुपए प्रति माह, सैलरी 9200 प्रति माह, पर्सनल एक्सपेंसेस यानी ड्रॉइंग्स 1400 प्रति माह, ₹7,62,750। अरे बाप रे, एक साथ 4 इंफॉर्मेशन को मिक्स करके दे दिया। तो सर यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन पता चला कि शॉप एक्सपेंसेस है 600 रुपए प्रति माह, जो कि हम लोगों ने कैश में पे किया। 2, सैलरी है 9200 रुपए प्रति माह, जो कि हमने कैश में पे किया। 3, पर्सनल एक्सपेंसेस यानी ड्रॉइंग्स है 1400 प्रति माह, जो कि हम लोगों ने कैश में पे किया। और उसके अलावा 7,62,750 इज द फाइनल कैश बैलेंस जो मैंने बैंक में जमा किया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखते हैं अब इसको अगर मैं देखूं तो इसको कहां कहां लिखना चाहिए, ये कहां कहां आना चाहिए। सर मेरे कैश में तो आना चाहिए कि दीज आर पेमेंट्स, है ना, बट कैन आई ऑल्सो से कि ये मेरे खर्चे भी तो है सर, तो मेरे पीएनएल में नहीं आने चाहिए, आने चाहिए ना। तो चलिए, तो मेरे पीएनएल में भी मैं इसे लिखूंगा। तो पीएनएल में मैंने सबसे पहले यहां लिख दिया शॉप एक्सपेंसेस 7,200 लिख दिया। उसके अलावा सैलरी 9,200 इंटू 12, ठीक है, ये दोनों लिख लिए हम लोगों ने बराबर। ठीक है, यस। अब इसी तरह से कैश बैंक जो मैंने बना के रखा है वो भी अलग अलग, उनमें मुझे कैश के कॉलम में इन सबको शो करना होगा। तो 7,200 शॉप एक्सपेंसेस, 1,10,400 9,200 इंटू 12, है ना, ये दिया सैलरी, और 7,62,750 मैंने बैंक में जमा किया। सो कैश में गए और बैंक में आए, कॉन्ट्रा, समझे? यस, बैंक में डेबिट, कैश में क्रेडिट कर दिया हमने ऐसा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं, पहला पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा पहला पॉइंट पूरा नहीं हुआ, इस पे ये ड्राइंग्स भी है सर, 1400 इंटू 12, है ना। तो ड्राइंग्स जो है ये एक तो मेरे कैश में क्रेडिट होना चाहिए, तो कैश के क्रेडिट साइड में 16,800 ड्राइंग्स 1400 इंटू 12,
ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो मेरे बैलेंस शीट में ये दिखाई देना चाहिए एज रिडक्शन फ्रॉम कैपिटल। सो ड्रॉइंग्स यहां से मैंने माइनस कर दिया, 16,800, 1,400 इंटू 12, ठीक है, यस। आगे देखते हैं अभी। इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसे निकाले सर। सो कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट, कॉन्ट्रा, लेकिन मैंने कैश और बैंक के कॉलम अलग अलग बना के रखे, इसलिए बिल्कुल इसे लिखना पड़ेगा। सो कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट बाय 1,21,000, है ना। तो कैश को डेबिट कर दिया 1,21,000 और बैंक को क्रेडिट कर दिया 1,21,000। डन। आगे देखते हैं। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कैश पेमेंट टू सप्लायर्स 77,200 फॉर सप्लाईज, यानी क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं लोग, एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। एक एक करके देखते हैं। पहली बात तो 77,200 क्रेडिटर्स को पे किए, है ना। सो पैसा जा रहा है, कैश में जा रहा है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 77,200, है ना। सो मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट जो मैंने वर्किंग नोट में बना के रखा हुआ है, वहां मुझे डेबिट करना होगा 77,200 और कैश कॉलम में क्रेडिट साइड में आ जाएंगे 77,200, ठीक है। यहां पे बहुत केयरफुली लिखना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर कुछ लिख दिया या कुछ लिखना भूल गए, पूरा गड़बड़ होगा फिर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओ सॉरी, हाँ। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है 25,000 हम लोगों ने फर्नीचर के लिए पे किया है, यानी फर्नीचर खरीदा ना बेसिकली हम लोगों ने। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होना चाहिए ना। तो देखो, तो ऊपर अपने को कहीं पे फर्नीचर दिया नहीं था, नहीं, मतलब एक नया एसेट खरीदा हम लोगों ने, है ना। तो फर्नीचर खरीदा है 25,000 का टू कैश। तो सर फर्नीचर मेरे बैलेंस शीट में आना चाहिए, है ना। तो बैलेंस शीट पे एसेट साइड में दिखा दिया मैंने 25,000 और मेरा कैश पेमेंट कैश बुक के कैश कॉलम में क्रेडिट साइड में लिख दिया 25,000। डन, यस सर। आगे देखते हैं। उसके बाद है चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स बट डिसऑनर्ड। दो इंफॉर्मेशन है सर, चेक कलेक्टेड भी है लेकिन वो डिसऑनर भी हुआ। ओके, एक एक करके। सर चेक कलेक्शन की एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक डेबिट टू डेटर्स, लेकिन सर ये डिसऑनर हो गया तो उल्टा कर दो, डेटर्स टू बैंक। मतलब क्या होगा सर, इग्नोर कर दूं? नहीं, इग्नोर करने से अच्छा दोनों साइड में लिख दो। तो सर ये 5,700 डेटर्स के भी दोनों साइड में आएगा और बैंक में, बैंक हा चेक्स है इसलिए बैंक में दोनों साइड में आएगा, ठीक है, यस। आप में से किसी के मन में यह बात आ सकता है कि सर चेक जब मिलता है तो हम उसे कैश इन हैंड करके दिखाते हैं ना। नहीं, इसे हम लोग बैंक करके ही दिखाएंगे क्योंकि दिस इज ऑलरेडी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तभी तो जाके डिसऑनर हो रहा है ना, यस। चलिए, तो सर मैं इसको डेटर्स अकाउंट के भी दोनों साइड में लिख देता हूं, 5,700 5,700। यहां पे मैंने लिखा चेक रिसीव्ड और यहां पे मैंने लिखा डिसऑनर्ड, ठीक है। इसी तरह से कैश बैंक में भी बैंक कॉलम में दोनों साइड में लिख दिया 5,700 5,700, ठीक है। वही सुंदरी डेटर्स, ठीक है, ओके। इसके बाद बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स। कस्टमर से ध्यान देना कि हमने कस्टमर से बिल एक्सेप्ट करवाए, यानी हमने उनके ऊपर बिल ड्रॉ किया, है ना। तो बिल ड्रॉन ऑन कस्टमर्स, एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स, ऐसे ही होगा ना, यानी डेटर्स, बराबर। तो मेरे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट होगा ये 40,000 रुपए और डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा 40,000। तो मैंने सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया 40,000 से और डेटर्स को क्रेडिट कर दिया 40,000 से, ठीक है, ये कर लिया। आगे बिल एंडोर्स्ड। सर मैं एंडोर्स किसको करता हूं, तो थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी मींस द पर्सन टू होम द मनी इज पेबल, एंड द पर्सन्स टू होम द मनी इज पेबल कहने से उनको मैं क्रेडिटर कहता हूं, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरा बिल क्रेडिटर को दे दिया, यानी बिल रिसीवेबल इज गोइंग एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द क्रेडिटर, यानी एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या रिसीवर टू बिल्स रिसीवेबल। क्या गया मेरे पास से, कैश नहीं गया, मेरे पास से गया बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो चलिए सर लिख लेते हैं क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। कितना था भाई, अमाउंट ही भूल गया मैं। अमाउंट है बिल एंडोर्स 10,000, हाँ। तो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000 रुपए और बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में 10,000 रुपए, ठीक है, डन। आगे
बिल डिस्काउंटेड, 20,000 का बिल डिस्काउंट करवाया, लेकिन डिस्काउंट चार्जेस है 750, यानी पैसा कितने मिले 19,250। ठीक है सर जी, ये बैंक से डिस्काउंटिंग होता है, बैंक से डिस्काउंटिंग होता है यानी पैसे बैंक में आए होंगे। ठीक है, सो 19,250 से बैंक डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट बाय 750 एंड कैन आई से बिल्स रिसीवेबल शुड बी क्रेडिटेड, है ना। हाँ जी, तो सर मैंने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना है 19,250 एंड 750। ठीक है, बाकी मेरे बैंक में पैसे आए हैं 19,250 और बचा हुआ डिस्काउंट शुड गो टू माय पीएनएल, लेकिन पीएनएल में दिस मे नॉट बी द ओनली डिस्काउंट, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखा है, कुछ और भी डिस्काउंट है वो भी लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने अलग अलग भी लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। ठीक है, हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने वो 750 लिख दिया आउटर कॉलम में और फिर बाद में आगे चल के पढ़ा अच्छा और भी था क्या कुछ, कोई बात नहीं, 2 बार लिख देना, क्या फर्क पड़ता है, चलेगा वो। ठीक है, इसके बाद बिल मच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड 16,000 रुपए। सर मच्योरिटी और कलेक्शन हुआ, तो कलेक्शन हुआ तो बिल्स रिसीवेबल शुड बी क्रेडिटेड एंड कैश या बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। अब यहां पर कंफ्यूजन है क्योंकि यहां पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो कलेक्शन हुआ वो कैश में हुआ कि बैंक से हुआ, दिया नहीं है, तो यहां पर आ जाता है आपका अजम्पशन। आप दोनों अजम्पशन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अजम्पशन लिया तो गलत हो जाएगा, आप दोनों अजम्पशन ले सकते हो, लेकिन अजम्पशन के मुताबिक आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे मिसिंग फिगर्स का खेल है, अब आपके अजम्पशन के मुताबिक मिसिंग फिगर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आप दोनों assumption ले सकते हो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ वो ले लेना। ठीक है, लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग व्हाट हैपेंस इज, अगर ऐसा कुछ भी दिया रहे कि कैश में है कि बैंक में है, कुछ दिया नहीं है, तो नॉर्मली ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो पैसे बैंक में आए नॉर्मली। ठीक है, अब वो अलग भी होता है कुछ कुछ केसेस में, लेकिन दिस इज द नॉर्मल अजम्पशन। तो मैं अभी देखता हूं कि इन्होंने क्या किया है, 16,000 रुपए इन्होंने कहां डेबिट किया, कैश में कि बैंक में, पैसे मिले ना, तो कैश में कि बैंक में, चलिए देखते हैं। 16,000 इन्होंने बैंक में डेबिट किया, देखो 16,000। ठीक है, तो बैंक में डेबिट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट, कलेक्शन हुआ। ठीक है, ओके, ऑल्टरनेटिवली आप कैश में भी डेबिट कर सकते हो। ठीक है, प्लीज नोट दैट, उससे आपका आंसर में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। ठीक है, बट दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यस, आगे देखते हैं। बिल एक्सेप्टेड, ओ भाई हमने एक्सेप्ट किया, बिल्स पेबल है ये। ठीक है, तो सर 24,000 बिल एक्सेप्ट किया, तो सर कहना है कि क्रेडिटर्स के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बिल्स पेबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट पे 24,000, ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आ गया हूं मैं, यहां डेबिट साइड में 24,000 टू बिल्स पेबल 24,000। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं। पेड सप्लायर्स बाय चेक, यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है बाय चेक, बैंक से पैसे गए, सो क्रेडिटर्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड, दे आर द रिसीवर एंड बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। सो फिर से क्रेडिटर्स अकाउंट में आ रहा हूं मैं, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में 3,20,000 और बैंक के क्रेडिट में 3,20,000। ठीक है, डन। उसके बाद रिसीव्ड ₹20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ वन LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक। सर LIC पॉलिसी तो पर्सनल पॉलिसी होता है सर, तो पर्सनल पॉलिसी के अगर हम लोग कुछ भी पैसे अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो कैन आई से सर दिस इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। समझ लो बात को, पर्सनल मनी इफ ब्रॉट इनटू बिजनेस दिस इज कैपिटल, है ना। तो इसका जर्नल एंट्री कोई LIC पॉलिसी के नाम से मत दिखा देना, दिस इज कैपिटल, पर्सनल मनी ब्रॉट इनटू बिजनेस, है ना। सो सर ये जो मिला है ये बाय चेक मिला है, सो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो सर ये जो मैंने कैश बैंक बना के रखा हुआ है, इसके बैंक कॉलम में 20,000 लिख दिया डेबिट एंड कैपिटल में ऐड कर दिया 20,000 एडिशनल कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये हुआ। रेंट रिसीव्ड ₹14,000 बाय चेक फॉर प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर। सर इससे क्या समझ में आ रहा है, अगेन सर ये ओनर के पैसे हैं जो बिजनेस में आए हैं, सो ये भी कैपिटल है। 14,000 रुपीज का कैपिटल, सेम इफेक्ट, 14,000 रुपीज बैंक में डेबिट और कैपिटल में ऐड कर दिया हमने। ठीक है, ओके
उसके बाद अब बिल्डिंग वॉज परचेज ऑन 30/11 फॉर ओपनिंग अ ब्रांच ऑफ 3.5 लाख का खरीदा हम लोगों ने, एंड सम एक्सपेंसेस वर इंकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंटेन्ड। सो भाऊ साहब ने कुछ और भी खर्चे किए लेकिन उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो सर इसको तो होल्ड पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा डिटेल नहीं है, आधा ही है। 3.5 लाख का तो डिटेल है लेकिन कुछ और भी है सर जो मिसिंग है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, आते हैं इसमें वापस। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश 18,700, लेकिन 2,200 ड्यू भी है, तो कहने से दैट इज पेबल आउटस्टैंडिंग, है ना। सो सर 18,700 तो पे कर दिया, लेकिन 2,200 का बिल आ गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया 18,700 प्लस 2,200 यानी 20,900। तो मेरे पीएनएल अकाउंट में पूरे 20,900 आएंगे, ये दोनों मिला के। ठीक है, जिसमें से 18,700 इज पेड, सो मेरे कैश बैंक में कैश के कॉलम में मुझे दिखाना होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस 18,700 एंड 2,200 इज पेबल। पेबल होने की वजह से मुझे इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना होगा 2,200। ठीक है, ये हो गया, बढ़िया। आगे ये हो गया सर, ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा। तो सर ये सारे कैश बैंक ट्रांजैक्शंस हमारे खत्म हो गए। अब अदर ट्रांजैक्शन मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, ऐसा बाइफिकेट करके दिया ना, कैश बैंक वाले अलग, अदर ट्रांजैक्शंस। सो कैश बैंक के अलावा कौन से, क्रेडिट वाले। ठीक है, चलो, तो इन सबके पैसे नहीं गए, तो क्या है देखते हैं। सर सबसे पहले दिखाई दे रहा है क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट। तो सर एंट्री करने का कि नहीं करने का, कि ये कॉन्टिंजेंट है। ठीक है, तो देखो वहां पे क्या लिखा है, लीगल एक्सपेंसेस 17,000, द फर्म एंटिसिपेट्स डिफीट इन द सूट। सो दोस्तों जब भी आपको ऐसा कुछ डिटेल दिया रहे कि भैया यहां पर ये खर्चा होने के चांसेस लगभग पक्के हैं, लगभग तय है, और एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता चल रहा है कि सर ये डैमेज का अमाउंट कितना है ना, तो जब भी ऐसा दिखाई दे रहा है देन यू शुड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर इट। ठीक है, तो मैं ये 1,55,000 के डैमेज चार्जेस का भी प्रोविजन क्रिएट करूंगा, और लीगल एक्सपेंसेस तो है ही सर, यानी 1,55,000 प्लस 17,000 दोनों के लिए मुझे पीएनएल से ही प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैन आई से दिस शुड बी डेबिटेड टू पीएनएल एंड ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखनी चाहिए एज पेबल, राइट। चलिए, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में 1,55,000 प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ डैमेजेस, और उसके अलावा 17,000 लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये मेरे बैलेंस शीट पे भी लायबिलिटी साइड में दिखाई देंगे। लायबिलिटी साइड में मुझे दिखाई दे रहा है लीगल एक्सपेंसेस 17,000 एंड प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस 1,55,000। ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने, डन। आगे गुड्स रिटर्न्ड टू सप्लायर्स, यानी परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न्ड टू सप्लायर्स क्या है भाई, ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? लेट्स सी, लैंग्वेज को कितने जन क्रैक कर पा रहे हो, इज इट परचेज रिटर्न और इज इट सेल्स रिटर्न? क्या कहना है? इट इज परचेज रिटर्न, वेरी गुड। 4,200 परचेज रिटर्न है तो जर्नल एंट्री सोचो, क्या है जर्नल एंट्री? दो इफेक्ट आने चाहिए सर। सर जर्नल एंट्री क्या है? परचेज रिटर्न का क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, करेक्ट है ना। तो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए 4,200, और परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होना चाहिए, तो 4,200 मैं यहां से माइनस करके शो कर रहा हूं क्योंकि परचेजेस अभी पता नहीं, वो आएंगे हम लोग उसमें। और उसके अलावा मैं क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट कर देता हूं 4,200 परचेज रिटर्न। ठीक है, वेरी गुड। आगे ये हो गया, ये हो गया। फिर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 1,200 रुपए। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स ये क्या है? सेल्स रिटर्न है ना। तो सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स, ऐसे ही होगा ना। ओके, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होना चाहिए 1,200, ये 1,200 मैंने यहां से माइनस कर दिए, लेकिन कहने से ऑल्सो कस्टमर्स अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए 1,200, राइट। तो मेरे कस्टमर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,200 रुपए सेल्स रिटर्न। ठीक है, यस। आगे देखते हैं, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स। लैंग्वेज अंग्रेजी से अटैक कर रहे हैं। चलिए बताइए, इज दिस डेटर क्या है ये? इज इट डिस्काउंट अलाउड और इज इट डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स 2,700 डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है? बताइए। बाकी वेरी गुड अब्दुस, वेरी गुड हुजैफा, परफेक्ट। आप लोगों ने परचेज रिटर्न कहा, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मुझे ये भी बताइए क्या होगा ये?
Is it discount allowed or is it discount received? Discount offered by suppliers. It is discount received. Very good, perfect. ठीक है, लैंग्वेज का अटैक तो होगा भैया, इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बट ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, सो सर जी दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड. एंट्री क्या होनी चाहिए? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना. तो एक इफेक्ट आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में 2700, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड इज माय गेन, तो ये आना चाहिए मेरे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2700. राइट, ये हुआ. वेरी गुड. उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है डिस्काउंट ऑफर्ड टू कस्टमर्स, तो जाहिर सी बात है दिस इज डिस्काउंट अलाउड. एंट्री क्या होना चाहिए? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. राइट, सो डिस्काउंट अलाउड इज माय लॉस, इसलिए ये 2400 जाने चाहिए मेरे पीएनएल अकाउंट में, 2400 पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में. अब यहां पे देखिए ये इस तरह से लिखा है इन्होंने, दो डिस्काउंट चार्जेस थे, एक वो बिल डिस्काउंटिंग वाला और एक ये, तो ये दोनों मिला के 3150. आप दोनों को अलग अलग भी लिखो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है, एक तो यहां हो गया, और यही 2400 मेरे डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आएंगे. ठीक है, चलिए ये हुआ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, business is carried on at the rented premises for an annual rent of 20,000 which is outstanding at a year end. मतलब सर बिजनेस के लिए रेंट है, ये बिजनेस का ही खर्चा है, रेंट है ना, तो रेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड, लेकिन पैसे नहीं दिए सर, आउटस्टैंडिंग है, तो कहना है दिस इज रेंट पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना. तो रेंट पीएनएल में तो आएगा, डेबिट है यानी खर्चा है मेरा, सो मैंने यहां पे एक्सपेंस में लिख दिया शॉप रेंट. ठीक है, आप सिर्फ रेंट लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. हाँ, उन्होंने शॉप रेंट लिखा है तो आपको भी शॉप रेंट लिखना है, ऐसा नहीं, आप रेंट लिखो तो भी चलेगा. बट दिस इज पेबल, यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी आना चाहिए आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000. डन. सो इन शॉर्ट सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए एक्सेप्ट वन. कौन सा? ये पॉइंट नंबर 13, वो बिल्डिंग वाला, है ना. बाकी सब लिख लिया हम लोगों ने, है ना. तो बिल्डिंग वाला मुझे कहीं से ढूंढना है अभी. ओके, तो जो ढूंढना है, क्वेश्चन तो कवर अप हो गया एक्सेप्ट दैट पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा अभी सॉल्यूशन में ढूंढूंगा. सॉल्यूशन में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बाद में, पहले मेरे को वर्किंग नोट पे देखना पड़ेगा. वर्किंग नोट में अगर मैं डेटर्स अकाउंट को देखूं तो डेटर्स अकाउंट में मुझे यहां एक्चुअली एक और डेटा मैंने यहां पर इसे भी ऐसा कर देता हूं अभी. ठीक है, ये मैं अभी हटा रहा हूं, लेकिन ये भी एक्चुअली कुछ तो भी मिसिंग है. तो डेटर्स अकाउंट में ना काफी सारी चीजें मिसिंग है, डेटर्स अकाउंट में काफी सारी चीजें मिसिंग है. तो सर मैं डेटर्स अकाउंट के सहारे तो आगे नहीं बढ़ सकता. और देखो यहां पर तो फिर भी आपके सामने सॉल्यूशन है, इसलिए आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ये नहीं रहेगा, तो वहां पे कैसे क्लिक होगा? देखो समझो, डेटर्स में क्या क्या कॉमन चीजें आने चाहिए ये पहले सोचो. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, दिख रहा है. ठीक है, क्रेडिट सेल्स आना चाहिए, है क्या? नहीं है, क्रेडिट सेल्स नहीं है ना. ओके, तो सर क्रेडिट सेल्स नहीं है, और उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा सोच के देखूं तो सर बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स दिया था, उसके अलावा डिसऑनर हुआ कुछ तो कुछ दिया हुआ है, लेकिन सर इसके अलावा और कुछ पैसे नहीं मिले होंगे क्या डेटर से? मिले तो होंगे ना, तो वो नहीं दिया है. समझो बात को, डेटर से सिर्फ बिल ही मिला होगा क्या? पैसे भी तो मिले होंगे ना, लेकिन कितना पैसा मिला वो नहीं दिया है. सो देयर आर मोर देन वन थिंग दैट इज हिडन हियर. तो मैं यहां से तो आगे नहीं बढ़ सकता, इसको पेंडिंग छोड़ के मुझे आगे बढ़ जाना होगा. तो समझे किस तरह से सोचना है? दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया. पहला एरिया तो यही था कि आपको कोई चीजों को मिस आउट नहीं करना है. दूसरा एरिया ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है. ठीक है सर, कितना बिल और ड्रॉ किया ये भी दिया हुआ है. ठीक है, फिर उसके अलावा बिल के साथ क्या क्या हो सकता है? डिस्काउंटिंग हो सकता है, एंडोर्स हो सकता है, वो सब भी दिया हुआ है ना. बिल ऑनर भी हो सकता है, वो भी दिया हुआ है ना. ओके, तो कुछ और भी है सर, मैच नहीं हो रहा, कुछ और भी है जो वहां पे मिसिंग है. तो जरा सोचो यार, बिल ऑनर्ड मिल गया, बिल एंडोर्स्ड मिल गया, कितना पैसा कलेक्ट हुआ मैच्योरिटी में वो भी मिल गया, सब मिल गया, तो एक ही चीज मिसिंग हो सकता है. व्हाट इज दैट? डिसऑनर्ड. वो भी तो आएगा ना यहाँ पे, है ना. वैसे यहां पे एक और अजम्पशन लिया जा सकता है, क्योंकि जो पैसा मिला वो चेक से मिला, ये भी हो सकता है कि कुछ पैसा कैश में मिला, ये भी अज्यूम कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, बट यहां इन्होंने अज्यूम किया हुआ है दिस इज बिल डिसऑनर्ड. बिल्कुल हो सकता है ना, ऑनर्ड दिया है, एंडोर्स दिया है, डिस्काउंटेड दिया है, तो डिसऑनर्ड भी हो सकता है. तो ये जो डिसऑनर्ड अमाउंट है 3,000 रुपए,
ये यहां पे क्रेडिट में आ रहा है तो डेटर्स के डेबिट में भी आएगा ना, डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है भाई, सिंगल एंट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर टॉपिक का कोई ना कोई रोल होता है। अब मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ दिया सर, 11 12 की आदत अनुसार हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स को सिलेक्टिव स्टडी करके जा रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स को स्किप कर रहे हैं। भाई वो स्किप करोगे तो वो भारी पड़ेगा यहां पे, है ना, तो ऐसा नहीं करना। ओके चलिए ठीक है, ये यहां से हमें ये मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया मुझे यहां से पता चल गया डिसऑनर्ड अमाउंट। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज डन, ये हो गया। अब मैं अगर क्रेडिटर्स अकाउंट में आऊं तो मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, सर कितना पेमेंट किया वो भी दिख रहा है, सर कुछ बिल एक्सेप्ट किया वो भी दिख रहा है, एंडोर्समेंट हुआ वो भी दिख रहा है, रिटर्न वगैरह वो भी दिख रहा है, डिस्काउंट रिसिप्ट सब दिख रहा है। सो सर एक ही चीज मिसिंग है, क्रेडिट परचेज, वो नहीं दिख रहा, तो वो हम लोग यहां पे बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में ढूंढ के निकाल लेंगे। सो दिस इज क्रेडिट परचेज 4,54,100। सो ये जो क्रेडिट परचेज है, कहना है ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में भी आना चाहिए 4,54,100। एंड याद है शुरुआत में हमें क्या कहा था, ऑल द परचेजेस आर ऑन क्रेडिट, कुछ भी कैश परचेज है ही नहीं, तो यही इकलौता परचेज है ना। तो इसमें से ये रिटर्न माइनस करके आउटर कॉलम में ये लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, डन। ओके वापस आओ, अब क्रेडिटर्स अकाउंट डन, फिर देखते हैं बिल्स पेबल। सर ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, सर कितना और बिल पे एक्सेप्ट किया हम लोगों ने, ये भी दिया हुआ है। अरे क्या हुआ, हाँ जी ठीक है, तो कितना और बिल हम लोगों ने एक्सेप्ट किया वो भी दिया हुआ है। सो एक ही चीज मिसिंग है सर, सिर्फ बिल एक्सेप्ट ही किए होंगे क्या, पेमेंट नहीं किया होगा क्या, पेमेंट भी तो किया होगा ना, तो वो मुझे यहां पे मिल जाएगा एज द बैलेंसिंग फिगर, कितना पैसा दिया। ठीक है, अब अगेन ये जो डिटेल है इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं कि चेक से कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कुछ अगर ना दिया हो तो अज्यूम करना कि बैंक से पेमेंट हो रहा है, तो इसको भी बैंक में ही माना गया है। 22,000 रुपए का बैंक में एक पेमेंट दिखना चाहिए, यहां डेबिट तो बैंक में क्रेडिट, बैंक में क्रेडिट साइड में लिख देता हूं 22,000 बिल्स पेबल का पेमेंट। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसके बाद बिल्स पेबल हो गया, इसके बाद बचा कैश एंड बैंक, है ना। कैश एंड बैंक में एक एक करके देखना है ना। जैसे मैं पहले अगर कैश की बात करता हूं, कैश में मुझे ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, बाकी मैं कुछ भी चीज का गारंटी नहीं दे सकता, कैश में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा बैलेंस ढूंढ के निकालूंगा। ठीक है, बैलेंस जो आ रहा है वो आपको डेबिट साइड में कुछ तो भी मिसिंग दिखाई दे रहा है। व्हाट दिस कैन बी, कैन दिस बी कैश सेल? नहीं सर, क्यों नहीं? अरे शुरुआत में बोला था ना फर्स्ट सेंटेंस में 100% ऑफ द सेल्स आर ऑन क्रेडिट, कोई कैश सेल्स है ही नहीं, तो क्या हो सकता है सर, व्हाट इट कैन बी? सर इतना तो तय है कि इट इज अ रिसीप्ट, पैसा मिला। अब ऐसा कोई और डिटेल हम लोग को दिख रहा था क्या कहीं पे कि कुछ तो भी है, और भी कुछ तो भी इंफॉर्मेशन जो पैसा मिला लेकिन हमें नहीं दिया हुआ था? देखो डेटर्स अकाउंट है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिसिंग था, ये मुझे यहां पर मिल जाएगा एज द बैलेंसिंग फिगर। ये मुझे लिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट वाज मिसिंग देयर, व्हाट वाज मिसिंग हियर, तो ये करेक्शन से हमें वो लिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बात याद रखना सर, एक गो में वन शॉट में मुझे ये सब चीजें एकदम से नहीं आते, है ना। अगर आ गया तो यू आर रियली वेरी वेरी टैलेंटेड, तो अगर नहीं आ रहा है तो घबराना मत। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग टैलेंटेड नहीं है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, है ना। हम लोग सिर्फ सीए फाउंडेशन में एकदम सीए बराबर सोचने लग जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, थोड़ा सा तो वक्त लगता है ना। तो सीख रहे भाई, क्या हो गया अगर थोड़ा सा टाइम ले लिया, सीख लिया, है ना, तो कोई टेंशन नहीं सर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 8,97,150, ये यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं बैंक का बैलेंस निकालता हूं, तो बैंक का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, और वो भी अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है। अगर मैं देखूं तो 3,72,000, अरे वो कुछ मिसिंग था ना, एक पॉइंट, ये देखो यहां पे क्वेश्चन में सर यहां पे बोला था कि बिल्डिंग खरीदा है 3.5 लाख का एंड सम मोर एक्सपेंसेस, जिसका डिटेल नहीं है, तो वो मिल गया अभी सर 3.5 लाख। ये जो यहां पे बैलेंस आ रहा है इसमें से 3.5 लाख तो बिल्डिंग का है, और बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ और खर्चे मिला के 3,72,000। सो दिस इज द बिल्डिंग,
3,72,000। तो ये 3,72,000, प्लीज अंडरस्टैंड 22,000 बिल्डिंग एक्वायर करने के लिए खर्चा लगा, यानी वो भी बिल्डिंग को ही डेबिट होगा। तो ये 3,72,000 मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में आने चाहिए, है ना। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मैं यहां पे लिख देता हूं 3,72,000। ठीक है, सब हो गया सर। क्या बचा अभी? बस ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग का बैलेंस निकालो, जीपी। ठीक है, और अच्छा एक मिनट, सेल्स मैंने टिक नहीं किया यहां पे। सेल्स मुझे ये डेटर्स का मैंने फाइनल बैलेंस नहीं निकाला था, ये अब हमें जब ये मिल गया तो यहां से मुझे सेल्स मिल जाएगा, क्रेडिट सेल्स 9,59,750। ये 9,59,750 यहां पे लिख दिया, तो मुझे मिल गया जीपी। जीपी को यहां लिख दिया। P&L में ऑलरेडी सारे आइटम लिखे हुए हैं, ये आ गया एनपी। एनपी को ऐड कर दिया कैपिटल में, बैलेंस शीट विल टैली। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकेले बैठ के बिना सॉल्यूशन देखे, बिना किसी मदद के, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है इसे। ठीक है, सो दोस्तों हम लोगों ने कल और आज मिला के मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। लेकिन ये 2.5 से 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट सिंगल एंट्री पे बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि एग्जाम में सिंगल एंट्री आने के चांसेस लगभग तय है। लगभग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं ICAI के बिहाफ में गारंटी नहीं दे सकता, और अगर मुझे गारंटीड सब पता होता तो भैया उसके पैसे लेता मैं बहुत ज्यादा। समझे बात को? तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन गारंटी यू, बट यस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ हम लोग प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं। तो सर ये सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस पांचों के पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अनाउंस टॉप 5 करके रखा था, इसलिए मैंने 5 पे इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन ऑल ऑफ यू, मैं एक बात आपको बता दूं, एक और क्वेश्चन मैं कवर अप करना चाह रहा था, मतलब टॉप 5 बोल के मैंने 5 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अदरवाइज मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि छोड़ो यार मैं एक और करा देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं एक और क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर सॉल्व करना है, वो भी आ सकता है। ठीक है, आप ही के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जिसमें कैशियर इज एब्सकॉन्डिंग विद द कैश अवेलेबल, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये पांचों के कंपैरिजन में मुझे उसका वेटेज थोड़ा कम लगा, इसलिए मैंने उसे नहीं रखा, लेकिन हां वो इंपॉर्टेंट है। जैन नहीं तो जून, जून नहीं तो सितंबर में वो जरूर आ सकता है। ठीक है, इसलिए प्लीज उसको भी ईमानदारी से एक बार सॉल्व करके जाना। ठीक है सर, ये कितने टाइम में होना चाहिए? बेटा ये क्वेश्चन तो टाइम कंज्यूमिंग है ही है, इसको लेके हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये टाइम खाएगा ही खाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें आधे घंटे के अंदर में आपका हो जाना चाहिए। आधे घंटे, आधा घंटा तो खाएगा, क्योंकि इतने सारे वर्किंग नोट बना रहे हो, वो फॉर्मेट ही बनाने में आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आधा घंटा तो पकड़ के चलो। अगर आप लोग आधे घंटे से जल्दी खत्म कर पाए तो दैट इज गुड। आधे घंटे से ज्यादा लगा दिया तो समझ जाना कि अपना स्पीड थोड़ा कम है और थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस इमीडिएट बेसिस में आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। और हां, एग्जाम को वक्त है सर, जैन में एग्जाम है, तो उससे पहले एक बार फिर से इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर ऐसा करके चलेगा ना तो आई एम टेलिंग यू, एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट मोस्टली यही वाले क्वेश्चंस दिखेंगे या इसके जैसे दिखेंगे, एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंटली सॉल्विंग देम। ठीक है, तो एग्जामिनेशन मोमेंट में पैनिक ना होते हुए कॉन्फिडेंटली आंसर लिख के आओ, इसके लिए प्रैक्टिस कर लो यारा, अच्छे से प्रैक्टिस करो भी। ठीक है, दैट्स इट देन। With that, we are done with the top 5 questions of single entry. Tomorrow, we will meet again with the top 5 questions of rectification of errors. ठीक है, and yes, after that, we will also go for the quiz, rectification of errors का quiz, true or false quiz. ठीक है, so दोस्तों, I really hope that you are getting benefited from these sessions, and at the same time, आप लोग अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करते हुए चलो। ये सेशंस का मेन इंटेंशन यही है कि आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाओ और बिल्कुल स्कोर करके आओ। ठीक है, so that's it, let's stop for now. Okay, हाँ जी दोस्तों, मिलते हैं तो फिर कल 9 बजे। Okay, bye bye everyone.